ओके, सो ऐसे बहुत सारे टूल्स आपके पास हैं। ये अगर आपको टेबल पूरी याद है तो आप डिफरेंशिएशन आराम से कर पाएंगे किसी भी फंक्शन का, किसी भी गिवन फंक्शन का। अब ध्यान क्या रखना है कि देखो यहाँ पे अपन ने फंक्शन लिया y इज अ फंक्शन ऑफ x। मैंने पहले भी बोला था ना कि फंक्शन किसी भी टाइप के हो सकता है। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दिन और टेम्परेचर की बात कर रहे थे तो टेम्परेचर वाज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो कोई भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग आप उनका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं इस तरीके से, dt बाई dt, ऐसे इनको डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। तो वहां दो वेरिएबल्स कौन से हैं, x है, y है, t है या ये है, कोई भी वेरिएबल हो, डिफरेंशिएशन का तरीका यही होगा। वहां पे x है तो 1 रहेगा। अब मान लो यहाँ t होता तो t का भी 1 हो जाता, t स्क्वायर होता तो 2t हो जाता, t क्यूब होता तो 3t स्क्वायर हो जाता। एनी फंक्शन, ये x और y के लिए पर्टिकुलर नहीं है, ये उसको लिखने का तरीका है। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पास ऐसा बोला गया, इसमें अपन एक बात करते हैं यहाँ पे ऐसी, कि आपको बोला गया डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज 2t प्लस टी स्क्वायर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। आपसे पूछा गया बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, ये कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। तो ds बाई dt आप यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गई, y की जगह s आ गया, x की जगह t आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन करने का तरीका वही रहता है, ds बाई dt। हम जानते हैं कि जब कांस्टेंट है तो उसको तो डिफरेंशिएशन से बाहर कर लो। और t का डिफरेंशिएशन होता है 1, x का डिफरेंशिएशन कितना था 1, तो t का भी कितना होगा 1, प्लस t स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाज 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2t। सो आपके पास आ गया ds बाई dt इज इक्वल टू 2t प्लस 2। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और आप आगे पढ़ेंगे कि इसी को वेलोसिटी भी कहते हैं, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी। ठीक है, आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। आपने ये पढ़ा था एक्सेलरेशन के बाद, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। आपने यहाँ से एक इसकी डेफिनेशन भी दी थी v माइनस यू बाई टी, और यहीं से आपने डिराइव किया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपने डिराइव किया था। तो बेसिकली आपने क्या बोला कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ कितने टाइम पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, इसे ये भी लिखा जा सकता है, दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, दिस विल गिव यू एक्सेलरेशन। तो अगर आपके पास एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें आपको वेलोसिटी दे रखी है, लेट्स से 2t पावर 4 माइनस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 5, ऐसा एक इक्वेशन दे रखी है आपको टाइम और वेलोसिटी की। आपसे पूछा गया बताइए एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे चमकना चाहिए कि भैया एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv बाई dt, ये आपको यहाँ पे करना है। करो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का एक बार ध्यान रखना कि जब भी प्लस माइनस आते हैं बीच में, तो आप हर एक टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन करो माइनस इसका प्लस इसका प्लस इसका, हर एक का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले 2t पावर 4 का इसको मैं लिख लेता हूँ, dt बाई dt ऑफ 2t पावर 4 माइनस d बाई dt ऑफ t क्यूब प्लस d बाई dt ऑफ t स्क्वायर प्लस d बाई dt ऑफ 5। ऐसे आप अलग अलग सबका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। करते हैं तो 2t पावर 4, 2 इज अ कांस्टेंट, बाहर ले लो, 2 बाहर आ गया। t पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है, फॉर्मूला हमें डायरेक्ट तो याद नहीं, लेकिन हमें फॉर्मूला कौन सा याद है कि x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, n आगे आ जाता है पावर में n माइनस 1 हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे है t पावर 4, तो 4 आगे आ जाएगा पावर में -1 हो जाएगा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, आ गया 4t क्यूब
दिस इज द डिफरेंशिएशन। इसका करते हैं तो माइनस लगा हुआ है, टी क्यूब में भी वही करना है, 3 आगे आ जाएगा, पावर में 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 3 आगे, पावर में 1 कम हो गया तो हो गया 2। सिमिलरली टी स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, पावर में 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 2x या 2t प्लस 5। 5 इज अ कांस्टेंट, इसके साथ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा किसी फंक्शन का, और हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। देखो यहाँ पे क्या लिखा आपने, अगर फंक्शन एक कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0 के बराबर। तो 5 इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट को अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना आंसर कितना आना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया पूरा, 8t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t, दिस इज द एक्सेलरेशन। और एक बार एक्सेलरेशन मिल गया, अब आपसे क्या पूछा था, बताइए एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो जहां भी टाइम दिख रहा है वहां 1 सेकेंड पुट कर दो। सो एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1, इसको ऐसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन एक डंडा खींच के नीचे, एट t इक्वल टू 1 कैन बी गिवन एज 8, टाइम की जगह सब जगह 1 डाल दो, जहां जहां भी t दिख रहा है वहां सब जगह 1 डाल दो। तो क्या मिला यहाँ से, 8 माइनस 3 प्लस 2, आंसर इज 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो वेलोसिटी थी, इससे आपने पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, इस एक्सेलरेशन को जिस टाइम पे पूछा गया था उस टाइम की वैल्यू पुट करी, आपको फाइनल आंसर मिल गया। तो डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टूल। जैसे ही आप मोशन में एंटर करोगे, आपका जो चैप्टर है मोशन आएगा, उस चैप्टर में जैसे आप मेंशन करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से आपका पाला तुरंत पड़ेगा, वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं पे बेस करने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये जो अपन टूल्स शुरू में पढ़ रहे हैं, ये टूल्स थ्रू आउट द फिजिक्स, 2 साल का आपका जो पूरा टेन्योर रहेगा फिजिक्स पढ़ने का, थ्रू आउट द फिजिक्स आपको ये काम आने वाले हैं। तो इनको अभी आप पढ़ लीजिए अच्छे से, जितना समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं तो जितनी बार ही आएंगे ना, शुरू शुरू में अपन हर बार उनको रिवाइज करेंगे, हर बार अपन उसके बारे में बात करेंगे, ताकि वो सुपर इम्पोज लर्निंग होती जाएगी और आप अच्छे से उसको सीखते जाओगे। तो ऐसे चिंता वाली बात नहीं है, अभी जितना समझ में आएगा आप उसको अच्छे से कोशिश कीजिए ग्रास्प करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, लेट्स से ऐसा, मैं आपको क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, आज सिर्फ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन आपसे पूछा है ऐसा कि मान लीजिए एक फंक्शन आपको दे रखा है, फंक्शन है एनी वेरिएबल, लेट्स से वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स डिस्प्लेसमेंट, और फंक्शन कैसा है, फंक्शन है 1/x स्क्वायर प्लस 2x पावर 5, ऐसा एक फंक्शन है, इसको भी x पावर 5 कर देते हैं, 1/x पावर 5 प्लस 2 टाइम्स x पावर 5, ऐसा एक फंक्शन है वेलोसिटी का। आपसे पूछा गया बताइए डिफरेंशिएशन कितना होगा dv/dx। तो क्या करना है डिफरेंशिएशन में, करते हैं जल्दी से। अब ये जो दिख रहा है इसका अपन ने कहीं डिफरेंशिएशन देखा नहीं, लेकिन इसे मैं अगर चेंज करके लिखूं थोड़ा सा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x की पावर -5, दिस इज x पावर -5 ऊपर आके, और ये हो गया +2 x पावर 5 ऐसा। और हमें फॉर्मूला पता है x पावर n के डिफरेंशिएशन का, क्या फॉर्मूला होता है, n आगे आ जाता है, पावर में n-1 हो जाता है, तो वो यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे है n की जगह -5, देखिए n की जगह क्या है -5, तो -5 आ जाएगा आगे, और पावर में 1 कम हो जाएगा तो -5 -1 हो जाएगा। ठीक है, जो भी पावर है उसमें -1 करना है, प्लस 2 कांस्टेंट है जिससे x पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 आ जाएगा एज इट इज बाहर, और x पावर 5 फिर से यहाँ पे x पावर n वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा 5 बाहर, पावर में हो जाएगा 1 कम ऐसा, तो यह आया -5 x पावर -6 प्लस 10 x पावर 4, इसे ऐसा लिख सकते हैं, नीचे आ जाएगा x पावर 6 प्लस 10 x पावर 4, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ये आपका डिफरेंशिएशन मिल गया। क्लियर है? तो एक बार आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि क्या आपको यहाँ तक कुछ कुछ बातें समझ में आई है, यहाँ तक की, यस और नो? यस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चंस आप मुझे करके बताएंगे, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस है। पहला,
आपको एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। इसका आपको मुझे डिफरेंशिएशन बताना है dy/dx। बताइए क्या लिखूं इसका डिफरेंशिएशन। सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, क्या है आंसर? 3x² प्लस x प्लस कॉस एक्स। बस ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत आसान। क्या करना है, ये वाला जो डिफरेंशिएशन होगा ये होगा x के पावर n से, ये वाला भी होगा x के पावर n से, और ये sin x वाला डिफरेंशिएशन है अपन जानते हैं x के पावर n का फॉर्मूला होता है n x के पावर n-1। तो करते हैं, यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा, x के पावर 3-1 हो जाएगा, प्लस हाफ कांस्टेंट है बाहर ले लो, x के पावर 2, तो 2 आगे आ गया, x के पावर 2-1 हो गया, प्लस sin x का होता है cos x। और देखो ये तो अपने को याद भी हो जाने चाहिए, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x²। अब तो इतनी बार कर लिए याद हो जाएंगे अब तो ये हो गया 3x², ये हो गया हाफ इंटू 2x, ये हो गया cos x। फाइनल आंसर इज 3x² प्लस x, सॉरी 3x² प्लस x प्लस cos x। ये आपके आंसर हो गया डिफरेंशिएशन का। ठीक है, और करो एक आध क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बोला गया y इज इक्वल टू, या y नहीं लेके पर इसको ले लेते हैं कुछ ऐसा, x इज इक्वल टू 2 माइनस 5t प्लस 6t²। ऐसा एक फंक्शन आपको दे रखा है, पूछा यहाँ से फाइंड वेलोसिटी फंक्शन, फाइंड वेलोसिटी फंक्शन। ये है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी कैसे आती है, dx/dt से आती है। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। और पूछा आपसे फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। ये दो बातें आपसे पूछी गई, एक तो आप वेलोसिटी का टाइम के साथ फंक्शन बता दो, मतलब इक्वेशन बता दो। दूसरा आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है। इनिशियल का मतलब होता है टाइम इक्वल टू 0 पे, तो जो भी रिलेशन आएगा उसमें t इक्वल टू 0 पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन से क्या आया, ट्वेल्व टी माइनस 5। ठीक है 12t-5, दिस इज द डिफरेंशिएशन, बिल्कुल ठीक बात है। और इनिशियल वेलोसिटी पूछा है तो टाइम की जगह 0 डाल दो, क्या आएगा आंसर? -5। -5, खत्म बात। तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन। 2 इज अ कांस्टेंट जिसके साथ कोई मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं हो रहा, किसी फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, और सिर्फ कांस्टेंट जब होता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0, तो 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। माइनस 5 इज अ कांस्टेंट जिसके साथ t मल्टीप्लाई हो रहा है और t का डिफरेंशिएशन होता है 1, बेसिकली t x ऐसा कुछ भी हो, इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, प्लस 6 टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, ये तो कई बार कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर का 2x, टी स्क्वायर का 2t। ठीक है, तो ये हो गया -5 प्लस 12t, दिस इज द वेलोसिटी फंक्शन। आपसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसका मतलब हो गया t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पुट करो, y इज इक्वल टू हो गया -5, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो ऐसे बड़े आसान आसान से डिफरेंशिएशन अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सारी बातें हो गई आपकी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। अब अपन एक छोटी सी बात करते हैं, आते हैं इंटीग्रेशन पे, इंटीग्रल कैलकुलस पे। अभी इंटीग्रेशन क्या है इस बारे में अपन छोटी सी बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन जो है वो एरिया निकालने का एक तरीका है। किसका तरीका है, एरिया निकालने का एक प्रोसेस है, इससे आप निकाल सकते हो एरिया। ठीक है, एरिया। अब एरिया कैसे, तो कोई अगर रेगुलर शेप है तो उसका एरिया तो अपन जानते हैं, जैसे एक रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, इनके फॉर्मूलाज आपको पता है। जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, लेट्स से दिस इज अ रेक्टेंगल, जिसकी ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो आप इसका आराम से एरिया बता सकते हैं।
दिस साइड इज b माइनस ए, यहाँ से यहाँ तक b माइनस ए, और ये साइड इसकी c है, तो आप बोलेंगे कि भैया ठीक है एरिया इज b माइनस ए इंटू सी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। पर अगर कोई इरेगुलर शेप का एरिया है, जैसे ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ का मुझे ये एरिया चाहिए कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया यहाँ पे बना रहा है, दिस कंप्लीट एरिया आई वांट। तो ये एरिया कैसे निकाला जाए? अब ये एरिया निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन मेथड। तो इंटीग्रेशन मेथड कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस बारे में बात करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, ये जो पूरा एरिया था ना, इसके नीचे वाला जो पूरा पोर्शन था, इसे मैंने कुछ रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया ऐसे, फिर यहाँ एक रेक्टेंगल ऐसे, और यहाँ एक रेक्टेंगल ऐसे, ऐसे मैंने यहाँ 4 रेक्टेंगल बना दिए, ठीक है। इन 4 रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूं तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, ये इनिशियल पॉइंट था a, उसके बाद यहाँ लिया x1, x2, x3 और ये लास्ट पॉइंट था b। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सबकी है डेल्टा x के बराबर, दिस डिस्टेंस इज डेल्टा x, दिस इज आल्सो डेल्टा x, दिस इज आल्सो डेल्टा x, ऐसे सारे डेल्टा x के बराबर होंगे। और अगर मैं ये वैल्यू देखना चाहूँ तो ग्राफ पे अपन जानते हैं वैल्यू कैसे लिखते हैं। अगर ये ग्राफ है, यहाँ पे वैल्यू अगर x1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू आती है उसको आप लिखते हो f ऑफ x1 या y ऑफ x1। फिर यहाँ पे एक वैल्यू x2 है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ जो ग्राफ पे वैल्यू आती है f ऑफ x2, ऐसे लिखते हैं, उसको अपन जानते हैं। अभी हमने पढ़ा फंक्शन पे केस में, हमने क्या बोला था, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो आप x की जगह x1 डालोगे तो ये y की वैल्यू मिल जाएगी, x की जगह x2 डालोगे तो y की वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे a है तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आई f ऑफ a, फिर यहाँ पे वैल्यू x1 है, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे आई f ऑफ x1, सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x2, f ऑफ x3 एंड इसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ b, सॉरी f ऑफ b, ये वैल्यू आपके पास सारी आ गई, ठीक है। अपने को चाहिए रेक्टेंगल्स का एरिया। तो ये जो रेक्टेंगल है फर्स्ट वाला, इसका एरिया अगर मैं देखूं तो क्या बोलूंगा, ये हाइट इंटू ये विड्थ, ये हाइट कितनी है f ऑफ a के बराबर, विड्थ कितनी है डेल्टा x के बराबर, सो f ऑफ a इंटू डेल्टा x, ये हो गया इस रेक्टेंगल का एरिया। ओके, अब मैं देखता हूँ इस वाले रेक्टेंगल का एरिया। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ये डेल्टा x है और ये कितना है f ऑफ x1, दिस इज f ऑफ x1, ये लिख लिया। सिमिलरली इस रेक्टेंगल का एरिया जब देखूंगा तो ये हाइट कितनी है, दिस हाइट इज f ऑफ x2 इंटू डेल्टा x, ये विड्थ हो गई। सिमिलरली इसका जब एरिया देखेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ x3 और ये हो जाएगा इंटू डेल्टा x। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि इन चारों को मैं जब सम करूंगा, इन चारों एरियाज का जब मैं सम करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली मुझे देगा इस एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के नीचे नीचे जितना एरिया है अप्रोक्सीमेटली मुझे तो ये एरिया ये दे देगा। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं क्योंकि देखो इसमें ये वाला एरिया काउंट नहीं हो रहा कहीं भी, ये वाला सारे एरिया इसमें कहीं भी काउंट नहीं हुआ, ठीक है। अगर मुझे एग्जैक्ट एरिया चाहिए था तो मुझे ये सारे एरिया भी काउंट करने चाहिए थे, इसलिए मैंने बोला अप्रोक्सीमेटली आपको ये सब मिला के इसके नीचे का एरिया दे देंगे। पर सोच अब क्या होगा अगर मैं, यहाँ तो मैंने इसको 4 पार्ट में बांटा, पर इसको मैं 10 पार्ट में बांटता या 20 पार्ट में बांटता या 50 पार्ट्स में बांटता तो क्या होता सोचो। अगर मैं इसको 50 पार्ट्स में बांटता तो ये इस तरीके से 50 रेक्टेंगल्स यहाँ पे बनते, इस तरीके से 50 पतले पतले रेक्टेंगल्स यहाँ पे बनते, ठीक है। और सोचो इन 50 रेक्टेंगल्स को अगर मैं अब इनका एरिया देखना चाहूँ तो बहुत ध्यान से समझना मैं यहाँ जो कहना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं ऐसे 50 रेक्टेंगल्स बना दूँ, ऐसे बहुत छोटे 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 ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स अगर बनाता चलूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं हर रेक्टेंगल को जूम करके देखूं तो सोचो जो पहले बड़े बड़े पोर्शन ऊपर छूट रहे थे ना आपके, अब वो बहुत छोटे छोटे पोर्शन यहाँ पे रह जाएंगे। इस तरीके से बहुत छोटे छोटे पोर्शन ये ऊपर बचेंगे जो कर्व के साथ आपके ये पोर्शन छूट रहे थे ना यहाँ पे, जो इस कर्व की वजह से यहाँ का ये पूरा पोर्शन मिस हो गया था, ये एरिया में काउंट नहीं हुआ। इस कर्व की वजह से ये पूरा पोर्शन एरिया में काउंट नहीं हुआ। पर अगर मैं इस लाइन को एकदम यहाँ तक ले आऊं, सोचो बिल्कुल इसकी पतली लाइन बना दी, तो अब कितना पोर्शन मिस होगा। इस लाइन को मैंने एकदम यहाँ तक ले आया तो अब इतना ही पोर्शन मिस हुआ ना सर। ऐसे ही पास में एक लाइन और बना दी तो ये रेक्टेंगल यहाँ तक बना, अब इतना ही पोर्शन मिस हुआ। एक और एक लाइन यहाँ तक बना दी, ये यहाँ तक बना, इतना ही पोर्शन मिस हुआ। देखो मैंने जो मिस हो रहा था ना उसको मिनिमाइज कर दिया। जैसे जैसे मैंने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाए वैसे वैसे जो एरिया मिस हो रहा था वो मिनिमम हो गया। अगर मैं इसको और बना दूं तो यहाँ तक रेक्टेंगल बना, ये एरिया मिस हो जाएगा,
तो जो आंसर आना चाहिए, जो प्रिसीजन आना चाहिए, हम क्लोज टू प्रिसीजन जा रहे हैं, क्लोज टू एक्यूरेसी जा रहे हैं, जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कर देता, लेट्स से यहाँ पे अगर मैं n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कर देता, तो सिग्मा आप जानते हैं दिस साइन इज कॉल्ड एज सिग्मा, दिस साइन इज कॉल्ड एज सिग्मा, और इसका मतलब होता है समेशन, इसका मतलब क्या होता है समेशन। ठीक है, तो अगर मैं इसे n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बना देता, तो हर रेक्टेंगल का एरिया और ऐसे n रेक्टेंगल्स का एरिया मैं ऐड कर दूं, तो मुझे टोटल वो एरिया अंडर कर्व मिल जाएगा। और सोचो अगर मैं इस n को, मैंने मान लो भी 50 रेक्टेंगल्स बनाए थे, इस n को मैं क्लोज टू इंफिनिटी ले जाऊं, अगर मैं इतने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना दूं, इतने पास पास में रेक्टेंगल्स बना दूं कि इस के नीचे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बना पाऊं, लगभग लार्ज नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में अगर ऐसे बना पाऊं, तो सोचो ये जो ऊपर एरिया में सो रहा था, ये क्लोज टू जीरो हो जाएगा, ये मिसिंग एरिया क्लोज टू जीरो हो जाएगा, मतलब मैं क्लोज टू एक्यूरेसी पहुंच जाऊंगा इस एरिया के मामले में। अब ये इतने इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स का एरिया, मैं हर एक का एरिया तो लिख के सम नहीं कर सकता, तो उसके लिए जो यहाँ पे मेरे पास टूल आता है, उस टूल को कहते हैं इंटीग्रेशन टूल। दिस इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ये एक टेंजिबल है, ये आप बोलोगे कि n नंबर ऑफ टर्म्स का सम है, 1 से 50 तक जितने एरियाज थे उन 50 एरिया को आपने सम किया, आप ऐसे लिख लोगे। लेकिन अगर इनफाइनाइट एरियाज हैं, उन सब का सम करना है, तो आप यूज करोगे इंटीग्रेशन मेथड। दिस इंटीग्रेशन विल गिव यू दिस एरिया, कंप्लीट एरिया। ठीक है, तो ये यूज हुआ एरिया के लिए, बट आप इसे ये भी कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो समेशन ऑफ ऑल दी स्मॉल एरियाज। आपने जितने छोटे छोटे एरियाज बनाए ना, इनफाइनाइट एरियाज आपने जो बनाए छोटे 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 छोटे, उन सब का समेशन। तो बेसिकली इंटीग्रेशन समेशन के लिए भी यूज हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका साइन होता है, दिस इज द साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और ये आपने जो ऊपर चीजें लिखी हुई हैं, देखो यहाँ पे अपनी चीजें लिखी हुई हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जो फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन किया, कहां से कहां तक, ए से बी तक। नीचे जो लिखा है इसे कहते हैं लोअर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। ठीक है, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन किया, ए से बी तक आपने इसको इंटीग्रेट किया। देखो फिर से मैं डायग्राम में बताता हूँ, ये पॉइंट था ए पॉइंट, ये पॉइंट था बी पॉइंट, मुझे यहां से यहां तक का पूरा एरिया चाहिए था इसके अंदर वाला। ठीक है, तो बेसिकली एक्स कहां से कहां तक वेरी किया, एक्स शुरू हुआ था ए से और एक्स खत्म हुआ बी पे, ये एक्स है ना, शुरू हुआ था ए से खत्म हुआ बी पे, इसलिए आपने लोअर लिमिट जो लगाई वो लगाई ए के बराबर, जो अपर लिमिट लगाई वो लगाई बी के बराबर। अब लिमिट कैसे लगाते हैं नहीं लगाते हैं वो आगे बात करेंगे, लेकिन लिमिट क्या है ये बात समझ में आनी चाहिए कि जहां से जहां तक का एरिया आपको चाहिए था, वहां से वहां तक के लिए आपने एक्स की वैल्यू देखी। तो दिस विल गिव यू द लिमिट्स। अब ये डेल्टा एक्स था, जब आपने इसको फाइनाइट रखा तो फाइनाइट था ये डेल्टा एक्स के बराबर। ठीक है, ऐसे आपने चार यहाँ पे बना लिए, तो इनके बीच का डिस्टेंस वो डेल्टा एक्स। लेकिन ऐसे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स हो गए, सब एकदम पास पास, बिल्कुल पतले पतले से पतले पतले से पतले पतले से, ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स हैं तुमने बना दिए। तो हर रेक्टेंगल की जो विड्थ है ना, उसको अपन लिखते हैं फिर dx। क्या लिखते हैं, dx। d रिप्रेजेंट्स फॉर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट जो लगभग लगभग जीरो को टेंड कर रहा है, जो लगभग लगभग जो विड्थ एकदम जीरो की तरफ जा रही है, इतना छोटा एलिमेंट उसे बोला जाता है dx। तो ये देखो एरिया में आपको ये मिलेगा, यहाँ डेल्टा एक्स की जगह आपने डाल दिया dx, फंक्शन एफ एक्स था और उसको आपने इंटीग्रेट कर दिया ए से बी तक। तो दिस विल गिव यू द टोटल एरिया अंडर दिस कर्व। सो इंटीग्रेशन विल गिव यू द टोटल एरिया अंडर द कर्व। इसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो जैसे आपने बहुत सारे एलिमेंट्स बना लिए, लेट्स से 50 एलिमेंट्स यहाँ पे आपने बना लिए, 50 रेक्टेंगल्स बना लिए। इन 50 रेक्टेंगल्स के बाद भी आप देख पा रहे हैं कि जगह जगह छोटे छोटे एरियाज मिस हो रहे हैं, है ना। आप टोटल एरिया नहीं देख पा रहे, छोटे छोटे एरियाज हर जगह पे, हर रेक्टेंगल के ऊपर ये मिस हो जा रहे हैं, थोड़े थोड़े से एरियाज जो काउंट नहीं हो रहे। तो मतलब एक्यूरेसी कंप्लीट नहीं आ पा रही। लेकिन इसी को आप अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर दो, तो अब आप लगभग लगभग पूरा एरिया आप एज इट इज इसमें कवर कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली
समेशन का और इंटीग्रेशन का। तो हमें इंटीग्रेशन करना है और इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। तो इंटीग्रेशन में लिमिट क्या लगती है? इंटीग्रेशन में लिमिट लगती है ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, वही जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ी थी, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। यहाँ डेल्टा एक्स क्या है? ये विड्थ, इसको आप जितना पतला करते चलेंगे उतनी एक्यूरेसी की तरफ चलते चलेंगे। तो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, समेशन ऑफ ऑल दिस एरियाज, समेशन एफ एक्स डी एक्स। ये आपके पास आ गया इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इस तरीके से। अब जैसे आपने डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स पढ़े कि भैया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, या एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वैसे ही इंटीग्रेशन के भी कुछ रूल्स हैं। तो वो अपन रूल्स अभी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहला जो इसमें रूल आता है, अगर y इज इक्वल टू एक्स है तो अपन यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल y dx, इट विल गिव यू एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ऐसे ही y इक्वल टू एक्स, अगर ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ आपको मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3। तो बेसिकली अगर x की पावर n है तो यहाँ मिलता है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। देखो ये थोड़ा सा अलग है उससे। डिफरेंशिएशन आपने क्या पढ़ा था? x की पावर n का डिफरेंशिएशन वाज n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये तो था डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में अगर ऐसा है तो उसका बनेगा x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि अगर y ये है तो इंटीग्रल y dx ये बनेगा। और फिर से मैं बता रहा हूँ, y और x सिर्फ सिंबलिक है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएबल्स यूज किए जा सकते हैं। जैसे मैं वेलोसिटी और टाइम को यूज कर लूँ, मैं एक्सेलरेशन टाइम को यूज कर लूँ, एनीथिंग, एनी वेरिएबल्स वी कैन यूज। ध्यान क्या रखना है कि इस तरीके से उनका इंटीग्रेशन यहाँ पे होने वाला है। ओके, ऐसे ही अगर आपको है साइन एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, cos x का इंटीग्रेशन इज sin x, cos x का इंटीग्रेशन इज sin x। ऐसे ही अगर और इंटीग्रेशन देखें तो e पावर x का इंटीग्रेशन सेम, e पावर x, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम रहेगा वो। कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट लेट्स से k इज अ कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा kx, साथ में x मल्टीप्लाई हो जाएगा kx, ऐसा हो जाएगा। वहां पे कांस्टेंट का 0 हो जाता था, यहाँ पे k इंटू एक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है अगर 1/x, तो ये हो जाएगा ln x log नेचुरल x। ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है इससे। ठीक है, डिफरेंट क्यों होता है ये भी देख लो। 1/x को आप क्या लिख सकते हो? x की पावर -1। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं। सोचो अगर मैं x की पावर -1 को यहाँ पुट करता हूँ तो n की जगह बेसिकली -1 रखना है। सोचो नीचे क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 नीचे हो जाएगा 0। अगर नीचे 0 हो गया तो ये पूरी टर्म हो जाएगी इन्फिनिटी, विच इज नॉट पॉसिबल, या इसको कह सकते हैं कि नॉट डिफाइंड। ऐसी कोई टर्म डिफाइन नहीं होती, इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए x की पावर ये जो -1 वाला है इसे अलग से डिफाइन किया गया, इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है ln x। तो ये बात को ध्यान रखना है, 1/x मतलब ln x का डिफरेंशिएशन आएगा। तो ऐसे कुछ कुछ आपके पास रिलेशन है जो आपके पास काम आने वाले हैं। ठीक है, ओके। इसमें भी एक आता है इस टाइप का, अगर इसको कैसे लिख सकते हैं, एक एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास है साइन ऑफ ax प्लस b, अगर ऐसा है तो साइन एक्स का होता माइनस कॉस एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे साइन के अंदर फिर से एक पूरा फंक्शन आ गया, सिर्फ एक्स नहीं है, ax प्लस b है। तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है माइनस कॉस एक्स, तो कॉस ax प्लस b जो था पूरा का पूरा आपने लिख लिया, साइन के साथ कॉस वाला जो एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाय जो अंदर वाला है इसका जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट a है, उसको डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल y dx। इफ दिस इज y तो दिस इज इंटीग्रल y dx। ठीक है, क्या किया,
साइन का जो था वो आपने एज इट इज लिखा, साइन का था माइनस कॉस, आपने कर दिया साइन का माइनस कॉस, जो था वो एज इट इज लिख दिया। डिवाइड में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा, कोफिशिएंट यहाँ पे कौन है, ए, तो आपने ए को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो ये इस तरीके से आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक्स के पावर एन का n+1 बाई n+1, यहाँ पे पावर एक बढ़ जाती है और यहाँ पे डिवाइड होता है। डिफरेंशिएशन में क्या था, n आगे आ जाता था और पावर में -1 होता था। यहाँ पे पावर एक इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज हुई पावर नीचे आ जाती है। थोड़ा सा आपको याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूलास, ठीक है। साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन। डिफरेंशिएशन में उल्टा था, डिफरेंशिएशन जब करते थे ना तो साइन का आता था कॉस और कॉस का आता था माइनस साइन, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे आप देखें तो साइन का माइनस कॉस हो गया और कॉस का साइन हो गया, प्लस माइनस का थोड़ा सा डिफरेंस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ई पावर एक्स का ई पावर एक्स रहेगा, कांस्टेंट अगर कोई है तो उसका के एक्स हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाता था डिफरेंशिएशन में, यहाँ पे के एक्स हो जाएगा, 1/x का ln x हो जाएगा। इस तरीके के कुछ यहाँ पे रिलेशन अपने को मिलेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं जल्दी से। ओके, सो एग्जांपल आपके पास है पहला ये, y इज इक्वल टू x पावर 3, इसका इंटीग्रेशन बताइए, इंटीग्रल y dx बताइए कितना होगा, ठीक है। तो इंटीग्रल y dx का जो तरीका होगा वो क्या हो जाएगा, ये अपन कर सकते हैं x के पावर n से, x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x के पावर n+1 पाई n+1 होता है। तो यहाँ पे रखते हैं y इज इक्वल टू x की पावर 3+1 बाई 3+1, सो आंसर शुड बी x पावर 4/4। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ y, दिस इज द इंटीग्रल y dx, ये आपका आंसर आ गया x पावर 4/4। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, प्लस c अपन यहाँ पे लगाते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसे कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और ये इसलिए आया क्योंकि हमने अभी देखा कि आप चाहे जितने यहाँ पे नंबर ऑफ बढ़ा दो, कुछ ना कुछ हमेशा यहाँ पे मिस होगा ही होगा। जो यहाँ पे ऊपर वाला मिस हो रहा था ना, ये थोड़ा थोड़ा, अब आप अगर इनफाइनाइट पे कर लेंगे ना तो भी उसका आप अगर एकदम जूम करके देखो तो थोड़ा भी बच रहा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तो बच ही रहा होगा। उसको कंपनसेट करने के लिए अपन यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये सबके साथ लगता है प्लस सी प्लस सी प्लस सी, आप सब में यहाँ जो आपने यहाँ लिखा ना इन सबके साथ प्लस सी आप कर सकते हैं, प्लस सी इधर प्लस सी, ऐसे सबके साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप साथ में यहाँ पे लगा सकते हो। हर एक इंटीग्रेशन के साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, इधर भी प्लस सी, ऐसे। ओके, ऐसे आपसे पूछा क्या, बताइए y इक्वल टू एक्स पावर -4 है, इसका इंटीग्रेशन बताइए, इंटीग्रल y dx बताइए कितना आएगा। तो फिर से x पावर n वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल y dx इज इक्वल टू x पावर -4 + 1 डिवाइडेड बाय -4 + 1 n+1 बाय n+1, तो हो जाएगा x पावर -3 बाय ये हो जाएगा -3, तो दिस इज -1/3 x³, ठीक है। x पावर -3 ऊपर है, इसको नीचे लाके x³ लिखा जा सकता है, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही अगर 1/x² का आपको करना है, 1/x² का इंटीग्रेशन करो, करके बताना कितना आ रहा है, इस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², इस आप लिख सकते हो x के पावर -2, n वाला फॉर्मूला बताओ लगा के, क्या आंसर आ रहा है 1/x² का इंटीग्रेशन का। -1/x। -1/x, बिल्कुल ठीक बात है। क्या किया आपने कि ये हो गया x के पावर -2, अब अपन यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इंटीग्रल y dx हो जाएगा x के पावर -2 + 1 बाय -2 + 1, ये हो गया x के पावर -1 बाय -1 विच इज -1/x, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया इंटीग्रेशन ऐसे। अब अगर अपन बात करें साथ में लिमिट्स की भी, लिमिट मतलब उस रेंज में आपको इसको इंटीग्रेट करना है, x की वैल्यू वहां से वहां तक वेरी करेगी। जैसे अगर मैं बोलूं आपको, बताइए इफ y इज इक्वल टू
3x स्क्वायर है या +5 है, 3x स्क्वायर +5 है, तो मुझे बताइए इंटीग्रल y डॉट डी एक्स व्हेन x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू 2। ये आपके लिमिट्स हैं, मतलब 1 से लेके 2 तक x जब वेरी कर रहा है तो उस केस में आप मुझे इसका इंटीग्रेशन बताएंगे। तो क्या करना है, करना सबसे पहले इंटीग्रेशन ही है। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन करते हैं y डॉट डी एक्स। कॉन्स्टेंट जब मल्टीप्लाई होता है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, जैसा डिफरेंशिएशन में होता था, बिल्कुल उसी तरीके से इसको आप बाहर ले लीजिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 2 + 1 / 2 + 1, तो ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3, तो ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5 एक कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है इसके साथ, सिर्फ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 5x हो जाता है ना, डिफरेंशिएशन 0 होता था, पर यहाँ पे 5x हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन गया आपके पास, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आपको रखनी लिमिट्स। जब लिमिट रखते हैं तो कैसे रखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको मैं लिखूंगा इस तरीके से, 1 से लेके 2 तक जो लिमिट आपने यहाँ लिखी हुई है ना, वो मैंने यहाँ लिख दी 1 से 2। इस पे मुझे लिमिट्स अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप अपर लिमिट इस पूरे में रखेंगे, पुट अपर लिमिट, फिर सबट्रैक्ट करेंगे पुट लोअर लिमिट। ये इसका तरीका रहता है, करके देख लेते हैं एक बार। क्या किया, सबसे पहले अपर लिमिट रखी, कहाँ रखी, तो जहां जहां भी x है वहां वहां 2 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 5 × 2 प्लस c माइनस। अब रखेंगे अपन लोअर लिमिट, पुट लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, 1, तो अब जहां जहां भी x है वहां वहां सब जगह 1 रख दो, तो 1 का क्यूब प्लस 5 × 1 प्लस c। सॉल्व करो इसको, तो आएगा 8 + 10 + c माइनस, यहाँ से आएगा 1 + 5 + c, c से c कैंसिल हो गया, इधर से आया 18, इधर से आया 6, आंसर आया 12। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर आया, अगर आप उस इंटीग्रेशन को 1 से 2 तक परफॉर्म करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, कि ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है, मान लीजिए ये इक्वेशन कुछ ऐसे इक्वेशन है, ये एक ऐसे ग्राफ की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इसका एक ऐसा पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर x = 1 से लेके x = 2 तक का एरिया निकालते हैं ना, तो ये एरिया आपको कितना मिलने वाला है, 12 के बराबर, जो आपने अभी कैलकुलेट किया। क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया अंडर कर्व। तो कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक आपने निकाला है, तो ये आपको 1 से 2 के बीच वाला एरिया आपको प्रोवाइड कर देगा, यहाँ से तक का पूरा एरिया। इसी को आप अगर इंटीग्रेट करते हैं 1 से 4, तो आपको 1 से 4 तक का एरिया पूरा मिल जाता है इस ग्राफ के अंदर। ये बात यहाँ पे फिजिकली अपने को समझ में आनी चाहिए कि इंटीग्रेशन का यहाँ पे मतलब क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन आपसे बोला कि भैया बताइए, बट आई गेस अपना टाइम खत्म होने वाला है अभी, तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक आध क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके।